जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का ग्लोबल नेक्सस इनसाइट चैनल के माध्यम से जो जनरल स्टडीज की क्लासेस चलाई जा रही है, इन सभी में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको अटेंड किया था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि विश्व के महाद्वीप कौन कौन से हैं, विश्व के महासागर कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यानी कि अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो तो कल कौन कौन से महाद्वीप पढ़े थे, बताया था कि कल की क्लास में कि कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यही देख लो कि सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप था सबसे बड़ा? एशिया महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप कौन सा था? अफ्रीका। सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, तत्पश्चात आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। कितने महाद्वीप हुए? 4 महाद्वीप। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 5वें नंबर पर था अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 5 हो गए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। तत्पश्चात आता है यूरोप, और यूरोप के बाद में सबसे छोटा, सबसे स्मॉल जो था ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। आई होप कि आप लोगों ने कल की क्लास देख करके बेहतरीन तरीके से याद भी कर लिए थे कि कौन कौन से महाद्वीप है। यदि आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिए थे तो ये जो सारे महाद्वीप है कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर दीजिएगा। कौन कौन से महाद्वीप है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में आप लोगों को ये पिन करने। देखो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। अब तत्पश्चात हम लोग देख लेते हैं कि विश्व के महासागर कौन कौन से थे। देखो दोस्तों, विश्व के महासागर हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर ये जो पश्चिम में और पूर्व में आप लोगों को 2 जगह पर प्रशांत महासागर दिखाई देगा। प्रशांत महासागर 2 जगह पर क्यों दिखाई देता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में बेहतरीन तरीके से की थी। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया था? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर अटलांटिक महासागर। देखो, सबसे बड़ा कौन सा था? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर, दुनिया का एकमात्र महासागर जिसका किसी देश के नाम पर नामकरण हुआ हो, वो होता है हिंद महासागर। जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है वो है हिंद महासागर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो 3 महासागर है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनके नीचे में जो यहाँ पर 60 डिग्री का एरिया है, जैसे कि 60 डिग्री के नीचे का जो एरिया है तीनों महासागर का, कुछ प्रशांत महासागर, कुछ अटलांटिक महासागर, कुछ हिंद महासागर, इन तीनों का एरिया लेकर के अभी गत वर्षों के अंदर एक नया महासागर बना दिया जाता है जिसको बोला जाता है दक्षिणी महासागर। यहाँ पे क्या बोला जाता है? जिसको साउथर्न ओशियन बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 महासागर कौन कौन से हो गए? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और साउथर्न ओशियन। तत्पश्चात एक सबसे छोटा महासागर कौन सा है? वो है आर्कटिक ओशियन। ये हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिए थे कि विश्व के महाद्वीप कौन से हैं और विश्व के महासागर कौन से हैं। तो देखो, आज हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है? ग्लोब है, जिसको क्या बोला जाता है? ये एक अर्थ के मॉडल का है, अर्थ का शेप है, यानी कि अर्थ की एक स्ट्रक्चर है। तो वो पिछले कुछ समय की बात है, यानी कि पुराने समय की बात है। यहाँ पर एक व्यक्ति थे हेब्स नाम के, वो क्या कर रहे थे? वो जियोग्राफी कर रहे थे, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने पृथ्वी के अध्ययन के लिए पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार से रेखाएं बनाई। सबसे पहली रेखाएं तो उन्होंने ऐसे बनाई थी, यानी कि वो रेखाएं जो उन्होंने तिरछी बनाई थी। ये जो रेखाएं आप लोग देख रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये इमेजिनरी लाइन है, ये पहले स्पष्ट कर देते हैं। ये उन्होंने सबसे पहले तो ये ऐसे तिरछी जो टेढ़ी लाइन है ना, जो ये तिरछी लाइन है ये बनाई थी। ये जो तिरछी लाइन है इनको तो बोला जाता है लैटिट्यूड। उन्होंने 2 प्रकार की लाइनें बनाई थी। एक तो बनाई थी तिरछी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है, कि ऊपर से नीचे तक, पृथ्वी के ऊपर से नीचे तक बना दी थी। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? लैटिट्यूड बोला जाता है। ये सीधी सी परिभाषा है कि पृथ्वी के ऊपर जो लाइन लेटी हुई हो, जो लाइन तिरछी बनाई हुई हो, उसे क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, ये पृथ्वी है ना, अपने ध्रुव के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है। अब जहां से ही घूम रही है, तो ऊपर का एरिया है, एक है नीचे का एरिया। तो ये जो ऊपर का एरिया है, ये ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल। क्या कहते हैं?
साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो देखो वो लाइनें जो ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई हो, वो लाइनें जो ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई हो, यानी कि वो लाइनें जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हो, वो क्या कहलाएंगी? लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी, यानी कि देशांतर कहलाएंगी। आई होप कि आपको जो सरल सी सीधी सी बात है वो समझ में आ गई कि अक्षांश व देशांतर में क्या फर्क होता है। वो तिरछी लाइनें, वो जो टेढ़ी लाइनें यानी कि वो जो लेटी हुई लाइनें बनाई जाती है उनको तो बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन, और जो लाइन ऊपर से नीचे तक यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है उसे क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड लाइन बोला जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्रमुख लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। देखो प्रमुख अक्षांश कौन कौन से हैं, तो देखो दोस्तों सबसे पहले जो हेब्स थे ना, उन्होंने पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन बनाई थी। ये हो गई हमारी अर्थ के बीचों बीच उन्होंने एक लाइन बनाई थी। देखो अर्थ के बीचों बीच उन्होंने एक लाइन बनाई थी। ये आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी, ये जो बीच में रेड कलर की लाइन, उन्होंने सबसे पहले ये लाइन बनाई थी। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं वो दोस्तों? भूमध्य रेखा। क्यों बोला जाता है इसको भूमध्य रेखा? तो यानी कि ऐसी रेखा, वो लाइन जो भू को यानी कि पृथ्वी को बीच में से काट देती हो, तो भूमध्य रेखा कौन सी हो जाती है? जो पृथ्वी के बीचों बीच हो। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में? इक्वेटर लाइन। भूगोल की भाषा में इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। देखो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, ऊपर और नीचे, उस रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। उसी रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। अब देखो इक्वेटर लाइन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। कौन कौन सा? एक तो 1 नंबर, एक होता है 2 नंबर। तो 1 नंबर है, इसका क्या नाम देंगे हम लोग? इसको उन्होंने नाम दिया था उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, तो ये गोला कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो एरिया है जो 2 नंबर का हो गया, इसको क्या बोलते हैं उन्होंने? दक्षिणी गोलार्ध। आई होप कि आपको दोस्तों ये जो बीच की लाइन है समझ में आ गई, 0 डिग्री। जो उन्होंने सबसे पहली जो लाइन बनाई थी पृथ्वी के बीचों बीच, वो कौन सी थी? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। और इक्वेटर लाइन क्या करती है? इक्वेटर लाइन डिवाइड्स द अर्थ बिटवीन 2 इक्वल पार्ट इनटू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। तत्पश्चात देखो दोस्तों उन्होंने क्या किया, ये जो बीच की लाइन थी ना, इसका तो नामकरण कर दिया था क्या? 0 डिग्री। तत्पश्चात उन्होंने ऐसे लाइनें बनाने लगे, ऐसे बहुत सारी लाइनें बना दी उन्होंने। इस हिसाब से उन्होंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6 ऐसे वो यहाँ पर बनाते हुए चल गए थे। और नीचे में भी वो फिर ऐसे ही आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर तक वो जो जाते हैं वो लास्ट होती है यानी कि 90 डिग्री। और नीचे जब वो आते हैं तो वो लास्ट कौन सी होती है? 90 डिग्री। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी बात हो गई, उन्होंने लाइनें तो बना दी ऊपर भी और नीचे भी। अब वो बोलते थे कि 5 डिग्री लाइन पे जाओ। तो जब कोई हमारा जैसा था, जो आदमी जिसने वो लाइनें बनाई नहीं, जिसने वो लाइनें देखी नहीं, तो वो देखता था कि भाई 5 डिग्री तो ऊपर भी है और 5 डिग्री तो नीचे भी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना कि जो ऊपर है उसके ऊपर जाए या नीचे जाए। तो यानी कि जब भी वो खेल खेलते थे ना, तो उन्होंने ऐसा गोला बना करके इस हिसाब से लाइनें बनाते थे। तो बोलते हैं कि भाई आप 6 डिग्री लाइन पे जाओ। तो ये समझ में नहीं आता था कि ऊपर वाली 6 डिग्री पे पहुंचना है या नीचे वाली पे। तो उन्होंने नामकरण कर दिया। जो ऊपर की लाइन थी इनके ऊपर तो नाम लगा दिया 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ। तो ऊपर की लाइनें थी उनके ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया? नॉर्थ। और जो नीचे की लाइनें हो जाएगी उनका क्या नाम हो जाएगा? साउथ। जैसे कि 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो देखो दोस्तों ये शुरुआत में हम यही बात करें कि सबसे जो प्रमुख अक्षांश है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे प्रमुख अक्षांश कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि ये अर्थ को 2 भागों में बांट देती है। एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया? फिर उन्होंने ऐसी इमेजिनरी लाइन बनाई थी। तो ऊपर कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री नॉर्थ तक। उन्होंने नामकरण तो बाद में किया था। और 90 डिग्री साउथ तक। तो कितनी हो जाती है कुल मिलाकर के लैटिट्यूड कितनी है दोस्तों? ये देख लीजिए, 90 प्लस में 90
और एक ये 0 डिग्री वाली एक और हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के लैटिट्यूड की संख्या है 181। आई होप कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि कुल मिलाकर कितनी लैटिट्यूड। अब देखो दोस्तों, जब लैटिट्यूड समझ में आ गया तो लॉन्गिट्यूड की तरफ चलते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब हमने शुरुआत में बता दिया था कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है उसे क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो इसमें भी कुछ तो प्रमुख होगी ना, कुछ तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड प्रमुख होगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो इक्वेटर थी, तो दोस्त यहाँ पे देखो जो प्रमुख लाइन है वो ऊपर एक ही है, बस सिर्फ बीच वाली, जिसको हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन रेखा या फिर इसको प्रधान मध्य रेखा भी बोला जाता है, इसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। इसको ग्रीनविच रेखा क्यों बोला जाता है, तो देखो दोस्तों हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, यदि आप देख पाएंगे तो यहां पर ये जो लंदन का जो ये जो यूके वाला एरिया ना, यहां से ये लाइन पास करती है। ये जो लाइन है ना प्राइम मेरिडियन, ये कहां से आती है, ये यूके वाले एरिया से पास करती है। तो यूके का यानी कि यहाँ पर एक इंग्लैंड के अंदर एक शहर पड़ता है ग्रीनविच, और उसी के नाम पर इस लाइन का नामकरण किया गया है। क्या नामकरण किया गया है, ग्रीनविच रेखा। यहाँ पर इसका नाम दिया गया है प्रधान मध्य रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। आई होप कि आपको जो मुख्य लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में समझ में आ गया है। तो देखो इनकी संख्या कितनी है, जैसे कि लैटिट्यूड कुल कितने थे, 181 थे, तो ऐसे इनकी कितनी संख्या है, तो इसको भी जरा देखो। देखो उन्होंने लॉन्गिट्यूड कैसे बनाए थे, सबसे पहली तो ये रेखा हो गई। आप लोग इसका नाम बताओ, अपने मन में सोचिएगा कि इसका क्या नाम है। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, इसका नाम है ग्रीनविच। अब उन्होंने ऐसे ये जो नॉर्थ पोल है ना दोस्तों, इसको साउथ पोल से जोड़ने के लिए बहुत सारी लाइनें बनाई थी। ऐसे कुल मिलाकर के दोस्तों कितनी लाइनें थी, 180 तो इधर थी ईस्ट की तरफ, और 180 इधर थी, 180 इधर हो जाती, 180 कितनी थी, वेस्ट की तरफ। तो अब आप लोग ये बताइएगा कि कितनी रेखाएं होंगी टोटल, तो इधर हो जाएंगी आपके हिसाब से भाई 180 तो इधर, 180 इधर, और बीच वाली एक 361 रेखा। नहीं, ये गलत बात है। देखो दोस्तों हम आपको क्या बताते हैं कि जब उन्होंने ये जो रेखा है ना, जिसकी 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों रेखाएं एक ही हो जाती है। जब उन्होंने यहाँ पर जैसे कि डिवाइड करना स्टार्ट किया था, सबसे पहली रेखा तो यहां से चली गई, तो फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जब यहाँ पे पीछे जाते हैं ना वो बिल्कुल, तो जो पीछे जाने वाली जो 180 डिग्री ईस्ट है वो भी यहाँ पे आती है, और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन है वो भी यहीं आती है। देखो ध्यान से देखो, उन्होंने जो 0 डिग्री की लाइन है वो कहां से बनाई थी, ग्रीनविच से पास कर दी थी। सबसे पहले कौन सी रेखा पास की, ग्रीनविच से यहाँ से पास कर दी, तब जाकर के वो यहाँ पे ईस्ट की तरफ पहुंचते हैं 180 वाली, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाकर के 180 डिग्री पे पहुंचते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ आते हैं, तो वो लाइन एक ही हो जाती है। आप समझिएगा, तो यानी कि 180 डिग्री ईस्ट की तरफ हो गए, लेकिन जब इधर आए तो ये रेखा कौन सी रह जाती है, 179 डिग्री वेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गई। उधर कितनी रेखाएं हो जाती है, 180 हो जाती है, इधर कितनी हो जाती है, 179 हो जाती है। और बीच की आप लोगों को पता ही है कि सबसे महान जो रेखा एक तरीके से वो कौन सी है, प्रधान मध्य रेखा। कौन सी है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, जिसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। तो आप लोग बताइएगा फटाफट कितनी हुई, 179 प्लस में 1 और प्लस में 180, तो ये कितनी हो जाती दोस्तों, 360 रेखाएं। कितनी हो जाती, 360। तो आप लोग समझते हैं कि 360 डिग्री होती ज्योमेट्री में, वो यही होती है कि कुल मिलाकर 360 डिग्री। यहाँ पे लैटिट्यूड कितने हो जाते हैं, कुल मिलाकर के 360 हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इनकी संख्याएं कितनी होती है। जो मुख्य लॉन्गिट्यूड है वो समझ में आ गया, और इक्वेटर क्या है वो भी समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रमुख रूप से एक ही लैटिट्यूड नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में मुख्यतः 4 लैटिट्यूड और भी निकल कर आते हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया था कि देखो जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है, जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर सूरज की तरफ चमक रहे हैं, तो हमारी किरणें डायरेक्ट रूप से कहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी या यहां पड़ेगी। तो हमारी किरणें जहां पर डायरेक्ट रूप से पड़ेगी तो वो हो जाएगी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री ऊपर तक
और 23.5 डिग्री नीचे तक जो हमारे यहाँ से रोशनी निकल रही है वो पृथ्वी पर सीधे रूप से पहुंचती है। समझ रहे हो? ये जो रेखा है ना दोस्तों, मेन रूप से जो लैटिट्यूडनल है, इनका मेन काम यही है दोस्तों कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसे किस जगह का बदलता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने लैटिट्यूड बनाए हैं, देशांत अक्षांश बनाए हैं। तो हमारे यहाँ से जो सीधी यानी कि सूरज की जो किरणें जा रही है वो कहाँ तक पहुंचती है डायरेक्ट रूप से पृथ्वी पे? वो पहुंचती है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण लाइन बन के आती है, और एक यहाँ पर जो 23.5 डिग्री साउथ है ये भी महत्वपूर्ण लाइन बन के आती है। तो जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसका नामकरण कर दिया जाता है। बाकी सबको हम लोगों ने क्या बोला? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ का हम लोगों ने एक स्पेशल रूप से नाम दे दिया, और उसका हम लोगों ने नाम क्या दिया है दोस्तों? वो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है वो है कर्क रेखा, जिसको बेसिकली क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। वैसे ही ये जो 2 नंबर की रेखा है नीचे में इंपॉर्टेंस रखती है, वो कौन सी रेखा हो जाती है दोस्तों? वो हो जाती है मकर रेखा। कौन सी हो जाती है? मकर रेखा, जिसको अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान से समझिएगा, जहां पर सूरज की डायरेक्ट किरणें जाती है ऊपर तक कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री, जिसको बोला जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जहां पर सूरज की किरणें नीचे तक जाती है वो हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो, सूरज की किरणें डायरेक्ट रूप से यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो यहाँ पे भी पहुंचेगी ना। थोड़ी थोड़ी जिसकी संपूर्ण रूप से यहाँ पे पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो यहाँ भी पहुंचेगी। तो जहां पर सूरज की किरणें कम पहुंचती है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 डिग्री हमारा वाट जा रहा है, यानी कि बिजली जब शुरुआत से निकल रही है ना, जो सूरज की किरणें पहुंच रही है वो डायरेक्ट रूप से यहाँ पड़ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे 100 की स्पीड से पहुंच रही है, यहाँ पे 60 की स्पीड से पहुंच रही है। तो जहां पे सूरज की किरणें पहुंचती है, अच्छी खासी मात्रा में पहुंचती है, लेकिन कम पहुंचती है इसकी तुलना में। तो जहां तक सूरज की किरणें कम पहुंचने लग जाती है, ये जो 3 नंबर की लाइन है ना, यहाँ पर ऊपर तक सूरज की किरणें कम पहुंचने लग जाती है। हमारी जो किरणें हैं दोस्तों यहाँ पर अच्छे से पड़ती है, इतने एरिया के अंदर, इतने एरिया में अच्छे से पड़ती है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे कम पड़ने लग जाती है। तो इस एरिया को हम लोग अलग तरीके से नाम दे देंगे, हो जाएगी तीसरी लाइन, और यहाँ पे हो जाएगी वही लाइन चौथी। तो जो यहाँ पर ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये कौन सी लाइन हो जाएगी दोस्तों? इसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त। इसको अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज से समझिएगा। तो ये तीसरे नंबर की जो लाइन हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। ठीक है। अब इसके बाद में ऐसे ऊपर की तरफ जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसका हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? आर्कटिक वृत्त। तो ऐसे ही नीचे की तरफ हो जाएगी 4 नंबर की, ऐसे ऊपर की है 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो 66.5 डिग्री साउथ की जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिका सर्किल, अंटार्कटिका वृत्त। ये हो जाता है आर्कटिक सर्किल, ये हो जाता है अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा है? अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो, ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मान के चलो कि हम यहाँ पर सूरज की तरह अच्छे से यहाँ पर पड़ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, जहां पर हमारी डायरेक्ट किरणें पहुंचती है, तो वो कौन सा एरिया हो जाता है? यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक। जहां पर अब देखो, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि क्लाइमेट में कैसे डिफरेंशिएट आता है, यानी कि जहां पर सूरज की डायरेक्ट किरणें पहुंचेगी ना दोस्तों, तो वहां पे ज्यादा गर्मी होगी। जहां पे सूरज की किरणें ज्यादा जोर से पहुंचेगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सूरज की ज्यादा गर्मी पहुंचेगी वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग दोस्तों? उष्णकटिबंधीय। ठीक है।
अब देखो जहां पर सूरज की डायरेक्ट किरणें पहुंच रही वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, और जहां पर गर्मी ज्यादा होगी ना दोस्तों, तो वहां पर जैसे कि जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो वहां पे जो पानी है वो भाप के रूप में बनेगा, भाप के रूप में बनेगा तो ऊपर जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा पानी तो बारिश के रूप में नीचे आएगा। जहां पर भी गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो जैसे कि यहाँ पर गर्मी डायरेक्ट रूप से ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ का पानी क्या करती है, ऊपर चला जाता है, इवापोरेट होकर के, वाष्पीकरण होकर के ऊपर चला जाता है। और जब ऊपर जाता है तो वो फिर बारिश के रूप में नीचे पड़ता है। जब बारिश के रूप में नीचे पड़ता है तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ब्राजील के जंगल यहाँ पे ही पाए जाते हैं, यानी कि जो अमेजोन वर्ष है ना, अमेजोन के जंगल वो यहाँ पे पाए जाते हैं ब्राजील के अंदर। बेसिकली क्यों, यहाँ पे अच्छा एक पेड़ को क्या चाहिए, पेड़ को यहाँ पे ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं। कौन सा एरिया है, यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे गर्मी भयंकर तरीके से पड़ती है, यहाँ पे बरसात भी खूब होती है, और यहाँ का जो एरिया है ना वहां पे हुमस बनी रहती है। और जब हुमस बनी रहती है तो देखो दोस्तों ये वाला जो एरिया है ना भारत का भी इसी के अंदर आ जाता है, ये वाला जो एरिया इसी के अंदर आ जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जब हुमस बना रहता है तो वहां के जो लोग होते हैं ना उसी क्लाइमेट के अनुसार उनका रंग हो जाता है, तो उसी रंग की वजह से वो लोग काले काले हो जाते हैं। अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं, वो लोग इसलिए काले नहीं होते कि वो फेयर लवली नहीं लगाते, वो लोग काले इसलिए होते हैं कि उनका जो क्लाइमेट है वो ऐसी स्थिति उनके सामने खड़ी कर देता है, हुमस की वजह से वो लोग उनका रंग काला पड़ता है। आई होप कि आप लोग समझ गए। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती है तो क्या बन जाता है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जहां पे सूरज की किरणें पहुंचती तो है लेकिन कम पहुंचती है, तो ये कैसा एरिया हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी भी रहेगी, यहाँ पे ठंडी भी रहेगी, यहाँ पर गर्मी भी रहेगी, यहाँ पर ठंडी भी रहेगी। तो ये जो एरिया है ना दोस्तों, देखिएगा ये जो एरिया है ना बेसिकली ये ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण एरिया। कौन सा हो जाएगा ये, शीतोष्ण। देखो शीतोष्ण क्या हो जाता है, ये शीतोष्ण ऐसा एरिया जो कि ठंडा भी है और गर्म भी है। तो यहाँ का एरिया मतलब सही होता है बेसिकली। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो गुजरात के ऊपर का जो एरिया है ना भारत का, ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है शीतोष्ण के अंदर। ये जो रेखा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, ये यहाँ से गुजरती है, आपको वो पता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एरिया से होते हुए गुजरती है। तो इसके ऊपर का एरिया कौन से में आ जाता है, शीतोष्ण के अंदर। यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी भी होती है और अच्छी खासी सर्दी भी होती है। जैसे यूपी राजस्थान का उत्तर वाला जो एरिया हो जाता है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये अच्छा खासा एरिया जो कि शीतोष्ण कटिबंध का एरिया कवर करता है। तत्पश्चात दोस्तों ये ऊपर और नीचे का समझ गए ना आप लोग, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक पहुंचता है, तो ये एरिया कवर होता है शीतोष्ण कटिबंध का। और एक जो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया, इसको भी हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, शीतोष्ण मतलब तो होगा कि ठंडा और गर्म, और कटिबंध का मतलब हो जाएगा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो है ना यहाँ पर ये वाला एरिया है सबसे लास्ट का एरिया है। कौन सा एरिया आ गया, ये सबसे लास्ट का एरिया आ गया। ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये आ गया सबसे लास्ट का। ये वो एरिया है जहां पे सूरज चाहे कितना भी जोर से चमक ले, अब आप ही बताओ कि यार यहाँ पे कभी सूरज की किरणें पहुंच पाएगी क्या। जहां पे सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है वो एरिया कहलाता है शीत कटिबंध। वहां पे पड़ती है बहुत सारी बर्फ, वहां पे पड़ती है बहुत सारी ठंडी। तो आप लोग देखते हैं ना कि ऊपर का एरिया पूरा का पूरा जमा हुआ होता है। यहाँ पे पूरी गर्मी, यहाँ पे ठंडी, यहाँ पे ठंडी और यहाँ पे भयंकर ठंडी। आप लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे कोई आदमी रहता ही नहीं है। कुछ लोग रहते हैं वो विशेष प्रकार के पोलर बियर वगैरह रहते हो तो बात अलग है, वरना यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि वहां पर आदमी अच्छे तरीके से रह पाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो एरिया है लास्ट का, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है शीत कटिबंध। देखो दोस्तों अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ते हैं, इसमें भी हम लोग स्पष्टीकरण कर देते हैं। एक तो हमने ये नाम दे दिया एक होता है 2। इसमें आप लोग बताइएगा कि 1 नंबर का है ये ज्यादा ठंडा होगा या 2 नंबर का।
अब आप लोग बता देंगे, हम बता रहे हैं कि 1 नंबर का वो ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही वो नहीं पहुंचेगी, तो ये एरिया होगा जहाँ पे बिल्कुल सूरज की किरणें नहीं पहुंचेगी, वो ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी कोई सीरियस व्यक्ति होगा वो जवाब देगा कि 1 नंबर को क्या बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, मतलब टुंड्रा और टैगा वाला है। आप लोग बताइएगा कि 1 नंबर टैगा होगा या टुंड्रा होगा, 2 नंबर वाला जो है वो टुंड्रा होगा या टैगा होगा, ये हम बता सकते हैं। लेकिन आप लोग में यदि कोई सीरियस हो तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। यहाँ पर लैटिट्यूड के माध्यम से कैसे किसी एरिया का क्लाइमेट हम लोग पता लगा सकते हैं। अब आप लोगों को हम लोग किसी भी जगह का यदि क्लाइमेट लैटिट्यूड पता लग जाए तो आप लोग बता देंगे कि भाई वहां का कैसा एरिया होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अक्षांश व देशांतर ये होते क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका उपयोग क्या है, वर्तमान समय में इनका सबसे बड़ा उपयोग क्या है। तो देखो दोस्तों, इनका सबसे बड़ा उपयोग यही है कि किसी भी स्थान विशेष की यदि लोकेशन बतानी है तो अक्षांश व देशांतर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, यदि आप अमेरिका में रह रहे हो, मान के चलो यदि कोई भी व्यक्ति अमेरिका से भारत आना चाहता है, तो आप लोग भारत के बारे में क्या जगह बताएंगे कि भाई आप जाओ यहाँ से प्लेन से, लेकिन कहाँ पे उतरना है, वो यहाँ पे उतर जाएगा। वो लोग अफ्रीका को भारत मान लेंगे, वो मिडल ईस्ट वाले देशों में किसी को भी भारत मान सकते हैं, वो आगे भी निकल जाए और आगे जाकर के फिर वापस अमेरिका पहुंच जाए, वो बोलेंगे भारत तो मिला ही नहीं। तो यानी कि किसी भी, तो हम लोग क्या करेंगे, भारत की लोकेशन को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अक्षांश व देशांतर का सहारा लेंगे। अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत का ये जो एरिया है, ये जो छोर है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है। देखो दोस्तों, ये हमने बताई थी ना आपको, पृथ्वी वाला एरिया हो गया पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव हो गया, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, कहां पर है, यहाँ पर है, कौन सी है, यहाँ पर है। तो ये भारत कहां पे रहता है, उत्तर और पूर्व गोलार्ध में। तो देखो दोस्तों, ये जो लाइन है ना, यानी कि हम लोग क्या बताएंगे, अमेरिका से यहाँ से एक हवाई जहाज उड़ के आ रहा है, कोई आदमी यहाँ से आ रहा है, अब उसको भारत की लोकेशन बतानी, तो भारत की लोकेशन क्या बताएंगे कि भाई आप लोग चल जाओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे भारत की डिग्री यहाँ पे, मतलब भारत की लोकेशन कहाँ पे है, शुरुआत में आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से भारत की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर प्राइम मेरिडियन से आगे जाओगे तो जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर जो एरिया होगा वहां से भारत स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये 0 है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाकर के भारत की सीमा कहां से स्टार्ट हो जाती है, गुजरात से। तो गुजरात का जो एरिया है इसकी क्या लोकेशन हो जाती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और कहां तक जाओगे तो भारत मिल जाएगा आपको, तो अरुणाचल प्रदेश का ये जो एरिया है ना दोस्तों, जिसकी मतलब क्या लोकेशन हो जाती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। आप लोगों को समझ में आ गया। अमेरिका बोलेगा, यदि आप लोग ऐसे जा रहे हो ना तो ध्यान से देख लीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक किसकी लोकेशन है, वो भारत की लोकेशन है। अब देखो, वो जब यहां से निकलेगा तो देखो दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पर सिर्फ गुजरात तो है नहीं, गुजरात नहीं है, यहाँ पर ये और भी देश है, वो रशिया में चल जाएंगे सीधे, वो यहाँ से चाइना में चले जाएंगे, वो यहाँ से मंगोलिया में जा सकते हैं। तो बताओ, भारत में तो नहीं पहुंचे, वो ऊपर से चल जाए या नीचे से चल जाए। तो उन लोगों को एक ऐसी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि बीच में भी कहां पर है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। उन लोगों को ये तो बता दिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, ईस्ट में है, वेस्ट में, ऐसे तो बता दिया। लैटिट्यूड के हिसाब से तो उन्होंने, बल्कि लॉन्गिट्यूड के सहायता से तो बता दिया कौन सी लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ेगा भारत। लेकिन अब उनको ये और बताना है कि कौन से लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अमेरिका से यदि कोई व्यक्ति भारत आएगा तो कहां पे रुकेगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट बीच के अंदर कौन सी सीमा हो जाएगी, भारत की हो जाएगी। अब उसे ये बताना है कि इस सीमा के अंदर भारत कहां पे है। तो उसको क्या बताया जाता है दोस्तों कि ये जो एरिया है ना, ये क्या हो गई, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर का एरिया कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के लिए हम लोग क्या उपयोग में करते हैं, नॉर्थ, ठीक है, 1 डिग्री नॉर्थ 2 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे अमेरिका वाले बोल देते हैं कि भाई जैसे ही यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा है ना तुम्हारी, भूमध्य रेखा के ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत ही भारत है।
आप जाओ वहां पर भारत में जो भी काम करना है। तो यानी कि किसी भी जगह की लोकेशन को ज्ञात करने के लिए हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से पाकिस्तान की कोई ना कोई लोकेशन होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, तो भारत की लोकेशन को किस हिसाब से पता लगाया जाता है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस हिसाब से मदद करते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा उपयोग हमने बताया था कि किसी भी जगह का क्लाइमेट पता करने के लिए। अब देखो दोस्तों, तीसरा उपयोग और होता है यहाँ पर। तीसरा उपयोग क्या होता है, तीसरा उपयोग ये होता है, देखो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि ब्रिटेन और भारत के समय में अंतर क्यों होता है। यदि ब्रिटेन में सुबह के 3 बजे है तो भारत में सुबह के 8:30 बजे होते हैं। क्या कारण है कि दोनों देशों के समय के अंदर 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। तो देखो दोस्तों, भारत का जो टाइम कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है, जो भारत के जो टाइम कैलकुलेट करने की जो रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो है 82.5 डिग्री। हर देश की ये रेखा अलग होती है, लेकिन ये जो रेखाएं हैं किसके आधार पर डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है ग्रीनविच रेखा के आधार पर। हर देश की अपनी अलग टाइमलाइन होती है, लेकिन वो यानी कि किसको सेंटर में अपना टाइम कैलकुलेट करता है, ग्रीनविच रेखा को सेंटर में रख करके टाइम कैलकुलेट करता है। देखो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझाते हैं। देखो दोस्तों, ये जो पृथ्वी है ना, पूरा रोटेशन कितने समय में करती है, 360 डिग्री घूमती है कुल मिलाकर के। एक रोटेशन कितने डिग्री में हो जाता है इसका, पूरा 360 डिग्री में हो जाता है। और 360 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगता है, 24 घंटा लगता है। तो देखो दोस्तों, 24 घंटे में कितनी घूमती है ये, 360 डिग्री। तो अब आप लोग ये बताओ कि ये 1 घंटे के अंदर कितना घूमेगी। यदि इसको 1 घंटे ही चलने दिया जाए तो ये कितना घूमेगी, तो आप लोग इसको इसमें भाग दे दीजिए, तो ये हमारे पास में कितना निकल के आएगा। यदि हम लोग 24 का भाग 360 में देते हैं तो ये आ जाता है 15 डिग्री। 1 घंटे में ये सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री चल सकती है। अब हम देखो दोस्तों, 15 डिग्री और 1 मिनट को यदि हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, सॉरी 1 घंटे को हम लोग यहाँ पर 60 मिनट लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बेसिकली ऑब्वियसली बात है 60 मिनट। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि 1 डिग्री जो है कितने समय में पूरा करती है। देखो दोस्तों, 1 डिग्री यदि हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पर 15 डिग्री का 60 मिनट में भाग दे देते हैं, तो हमारे पास में निकल के आएगा कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों इतना समझ में आ गया, तो आप आगे की चीज अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, भारत की जो टाइमलाइन है वो कितना मान के चलते हैं हम लोग, भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कितनी 82.5 डिग्री। हम लोग तो अपना जो समय वो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना। तो यहाँ पर ब्रिटेन वालों ने अपना टाइम किस हिसाब से डिसाइड कर लिया, 0 डिग्री के हिसाब से। अब हम लोग इनसे इतना आगे है तो इतना जो टाइम है वो हमारे पास में डिफरेंस आएगा। देखो, हम लोग इनसे 82.5 डिग्री आगे हो गए, तो यानी कि जब हम लोग ईस्ट की तरफ है तो 82.5 डिग्री आगे हो गए, तो हमारा टाइम इनसे कितना आगे होगा, हमारा टाइम इनसे 82.5 डिग्री आगे होगा। इनके यदि यहाँ पर 4 बज रहे हैं तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 82.5 डिग्री। अब देखो दोस्तों, 82.5 डिग्री का यदि हम लोग समय कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 82.5 डिग्री होगा, तो 82 डिग्री के अंदर कितना मिनट होगा। देखो दोस्तों, 82 डिग्री में कितना मिनट होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो बताओ आप लोग 82 डिग्री में कितना होगा। तो 82 डिग्री को हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, और जब हम लोग 82 को 4 से गुना करते हैं तो हमारे पास में आता है 328 मिनट। ठीक है, अब हमारी जो समय रेखा है वो क्या हो जाती है, 82.5 डिग्री, तो आधी डिग्री का हमारे पास में 2 मिनट और हो जाएगा। 1 डिग्री का कितना है, 4 मिनट, तो आधी डिग्री का कितना हो जाएगा, 2 मिनट और हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में यहाँ पे आता है 303 मिनट, 330 मिनट। तो हमारा जो समय है ना दोस्तों, वो यहाँ का जो समय होगा, लंदन का जो समय होगा, उससे 330 मिनट आगे होगा। तो यहाँ पर 330 मिनट को हम लोग घंटे में परिवर्तन कर दें। देखो दोस्तों, 300 मिनट होगी, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 घंटा 30 मिनट। अब देखो, यदि ब्रिटेन में 4 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, 9:30 बज जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को, नहीं आया तो देख लीजिएगा, आप इसको बार बार देखिएगा, दोबारा समझा देते हैं। ब्रिटेन का जो समय है वो किस आधार पर डिसाइड होगा, 0 डिग्री पर। हर देश ने अपनी एक अलग टाइमलाइन बना ली, लेकिन किसको आधार में रख के अपना समय बनाएगा, वो 0 डिग्री को समय आधार में रख करके बनाएगा। तो भारत ने जो अपनी लाइन बना रखी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो कितनी डिसाइड की हुई है, 82.5 डिग्री
टाइमलाइन डिसाइड की हुई है। तो जो 82.82 डिग्री उसके हिसाब से हम लोग ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा, यदि आप लोग देखो ब्रिटेन के अंदर यहाँ पर सुबह 4 बजे मैच स्टार्ट होना है। ब्रिटेन में यदि कोई मैच स्टार्ट चल रहा है, नहीं कोई भी मैच चल रहा है, वहां पे सुबह 4 बजे स्टार्ट होगा, तो हम लोग कितने बजे देखना है, हम लोग उससे 5.5 घंटे आगे चल जाते हैं। यानी ब्रिटेन में 4 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो हम लोग वो टीवी पे आएगा, वो टीवी पे यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके 5.5 घंटे आगे उनका जब भारत में टाइम हो तो अब आप लोगों को देखना है। आई होप कि आप लोग शायद समझ पाए होंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों अमेरिका, ये नहीं कि भारत ही अपनी अलग रेखा बना रखी, अमेरिका ने भी अपनी अलग रेखा बना रखी। अमेरिका के तो बहुत सारे टाइम जोन है, यहाँ पे रशिया के बहुत सारे टाइम जोन है, हर देश के किसी के 8 है, किसी के 12 है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यदि इधर के जो देश है ना, तो वो तो 0 के अंदर ही टाइम जोड़ते हुए चले जाते हैं, और इधर के जो दो देश है ना दोस्तों, वो टाइम घटाते हुए चले जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यदि मान के चलो कि भारत यहाँ पे मान लो, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, मान लो कि अमेरिका की लोकेशन कितनी है 82.82 डिग्री, और भारत की भी 82.82 डिग्री है, लेकिन 82.82 डिग्री ईस्ट है भारत की, और अमेरिका की कितनी है 82.82 डिग्री वेस्ट है। ऐसा मान के चल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखो भारत कितने घंटे आगे आ गए, 5.5 घंटे। तो भारत तो 0 के अंदर जोड़ लेता है। यदि यहाँ पर 4 बजे है तो यदि ब्रिटेन में 4 बजे है तो भारत में कितना बज जाएगा, 9:30 बज जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा होता है, अमेरिका वाले इस समय में से घटा देते हैं। अमेरिका का यदि ये 82.82 डिग्री वेस्ट होता ना, तो वो लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 4 में से 5.5 घंटा घटा देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह का टाइम निकाला जाता है ग्रीनविच रेखा को मद्देनजर रखते हुए। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले यही पढ़ा था कि विश्व के महाद्वीप कौन से हैं, विश्व के महासागर कौन से होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कितने लैटिट्यूड है, कितने लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये लोकेशन बताने में कैसे मदद करते हैं। लैटिट्यूड के माध्यम से हम लोग टेम्परेट जोन ऑफ अर्थ जो पढ़ा था, यानी कि किस हिसाब से एक जगह का दूसरे जगह का क्लाइमेट अलग होता है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम लोगों ने समझा है कि एक देश का दूसरे देश से समय अलग कैसे होता है, टाइम जोन के बारे में। एक ये और है, ये जो कंसेप्ट है ना, जो समय निकालने वाला, इसको और किस हिसाब से तिथियां बदलती है, तिथि कैसे बदलती है एक दिन से दूसरे दिन की। जैसे कि आज यहाँ पर 20 है तो कल 21 कैसे होगी, इस हिसाब से मतलब क्यों बदलती है, क्या कारण है इसका, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये क्लासेस समझ में आई होगी। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।